तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को टाइटल थंबनेल देख के पता चल ही चुका है, आज के इस वीडियो में लेके आए क्लास 10 के साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 4। दोस्तों आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में देने वाले हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन बाय गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को जानकारी प्राप्त हो सके और वह भी तैयारी कर सके मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए। और दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया, वहां से जाके भी देख लीजिए, या आपको वीडियो के अंत में भी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से भी जाके देख लीजिए। आपको चैनल पे के प्ले लिस्ट में भी उपलब्ध है, वहां से जाके देख के अच्छी तैयारी कर लीजिए। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले कई वर्ष से यह सभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और याद कर लें, और आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है 3। दोस्तों आपको याद रखें कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं। दोस्तों यह प्रश्न 2015 में पूछे गए, तो उम्मीद है कि 2021 में यह प्रश्न अवश्य पूछे जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2015 में पूछे गए हैं। अगली प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर प्रश्न है कि लाल तपत आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल तपत आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दिया है Fe3O4। तो दोस्तों आपको याद करें कि लाल तपत आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4, ठीक है। 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं। अगली प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण कि पिछले कई वर्ष यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुन ले एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया है कि NaHCO3। दोस्तों आपको याद करें कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं। अगली प्रश्न की बात करें तो अगली प्रश्न स्क्रीन पे 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड, जिसे हम सोना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन से सोना है जो सहयोग नहीं करता है, ठीक है। तो 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यह भी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं। अगली प्रश्न स्क्रीन पे है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है 24 कैरेट। तो दोस्तों आप सबको तो पता है वहाँ पहले से ही कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे भी ध्यान से सुन लें, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में। यह भी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं। अगली प्रश्न की बात की तो अगली प्रश्न स्क्रीन पे है कि 6 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम। तो दोस्तों आपको याद है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो कैल्शियम हो सकता है। 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, और यह भी प्रश्न 2012 में पूछे गए हैं। अगली प्रश्न की बात की तो अगली प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर स्क्रीन पे की खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है। दोस्तों आपको याद करें कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है। ठीक है, 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 8 नंबर प्रश्न है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान से सुन ले। यहाँ पे प्रश्न कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोमीन। तो दोस्तों आपको याद है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो बोरोमीन। या आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा। ठीक है, तो आपको इतना सिंपली याद करें। यह भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जो 2 प्रश्न है आपसे पूछ दिया जाएगा कि धातु और अधातु में कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है। तो अगर अधातु में पूछे तो बोरोमीन और धातु में पूछे तो पारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगली प्रश्न की बात करें तो अगली प्रश्न की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में बता रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। तो दोस्तों आपको याद करें कि लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। या आपको इसमें सोडियम का जो ऑप्शन दिया रहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, अगर लिथियम दिया है तो सोडियम नहीं दिया रहेगा और सोडियम दिया रहेगा तो लिथियम नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह भी प्रश्न 2014, 2015, 2019 में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा होता है। सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा होता है या कौन होता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया है सोना। तो दोस्तों आपको याद करें कि सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है, तो सोना है। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है गोल्ड, क्योंकि आपको एग्जाम में घुमा फिरा के प्रश्न पूछ दिया जाता है। ऑप्शन की जगह सोना नहीं दे के गोल्ड भी दिया जा सकता है, तो आप ये भी ध्यान में रखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि जो भी स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं और अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो इस चैनल पे तैयारी करके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न की बात करें तो अगली स्क्रीन पे है कि एंटी मनी क्या है। एंटी मनी क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंटी मनी क्या है, तो उपधातु है। तो आपको सिंपली याद रखें कि एंटी मनी क्या है, तो उपधातु है। यह प्रश्न इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उपधातु। या दोस्तों आपको एग्जाम में 2 नंबर में यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि उपधातु किसे कहते हैं। दोस्तों आप उपधातु का जो परिभाषा होता है वह भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न की बात की तो अगली प्रश्न स्क्रीन पे यहाँ पे कि 12 नंबर MN अति तनु HNO3 से अपक्रिया कर कौन सी गैस देती है। तो इसकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि Mn मतलब कि दोस्तों Mn मैंगनीज का संकेत होता है Mn। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको जो केमिस्ट्री की अगर बात करिए तो सबसे पहले जो सूत्र होता है वे सब आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सूत्र पे ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लिए। साथ में जो तत्व होता है और उनका संकेत होता है और उनका परमाणु संख्या होता है वे आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे अगर बात करें तो 10 प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। तो आपको सूत्र और परमाणु संख्या और तत्व के संकेत ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया है हाइड्रोजन। तो आपको सिंपली क्या याद करना है, हाइड्रोजन। अगली प्रश्न की बात करें स्क्रीन पे, अगले प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की पीतल किस धातु की मिश्र धातु है। पीतल किस धातु की मिश्र धातु है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करी तो जितने भी प्रश्न अगर आपको पहले से ही प्रश्न का आंसर मालूम है तो काफ़ी अच्छा बात है। तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें
और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि पीतल किस धातु की मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है Cu तथा Zn। मतलब हुआ दोस्तों कि कॉपर का या तांबा का संकेत होता है Cu और जिंक का संकेत होता है Zn। तो सिंपली आपको याद रखें कि पीतल किस धातु की मिश्र धातु है। तो Cu तथा Zn। या आपको ये ऑप्शन नहीं देखिए, संकेत नहीं देखिए, आपको जो अगर यहाँ पे आपको दे देगा तांबा और तथा जिंक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा तथा जिंक, या आपको कॉपर भी दे सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अगली प्रश्न की देखिए तो स्क्रीन पे देख सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम लिखे। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम लिखे। तो इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है एफ। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब कि एफ मतलब क्या होता है। तो दोस्तों फ्लोरीन का संकेत होता है एफ। तो दोस्तों सिंपली आपको जो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे उसमें जितने भी परमाणु संख्या और तत्व है उन तत्व आपको 30 तक और उसका जो संकेत होता है और परमाणु संख्या अगर आप याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप ला सकते हैं 10 नंबर। इसलिए जाके अभी याद कर लीजिए, क्योंकि यह केमिस्ट्री की अगर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संकेत और तत्व और उनका जो अनुसूत्र होता है ये सब आपको याद रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगली प्रश्न की बात की तो अगली प्रश्न स्क्रीन पे है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पे लोहा। ठीक है, तो आपको याद करें सिंपली कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो लोहा का अयस्क है। ठीक है, अगली बात करी तो अगली प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा का। तो सिंपली आपको याद करें कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है। तो लोहा का है। ठीक है, यह भी प्रश्न 2016 में पूछे गए हैं। अगली प्रश्न की बात की तो अगली प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पे कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। तो दोस्तों आपको याद करें कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर। ठीक है, एनोड पर। 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगली प्रश्न की बात की तो अगली प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पे एनोड पर। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करें कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर। ठीक है, 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगली प्रश्न की बात की तो अगली प्रश्न स्क्रीन पे है कि 19 नंबर फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है। फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी ये प्रश्न हमको पहले से नहीं पता था, इसलिए थोड़ा आप सोच रहे होंगे कि या धीरे बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि Cu, मतलब कि कॉपर या तांबा आप इसे बोल सकते हैं। कॉपर का संकेत होता है Cu या तांबा का संकेत होता है Cu। तो फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर। ठीक है, अगली प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, वह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व क्या हो सकता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, वह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया है सी। तो दोस्तों कार्बन का संकेत सी होता है। तो सिंपली आपको अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपको ये सब पहले से याद रहना चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में था 20
प्रश्न जो कि साइंस का था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही अपने दोस्तों में और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे तैयारी करके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो कर दे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ।